बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के संबंध में आज वाराणसी के चिकित्सकों से बातचीत करी है। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी में कोरोना प्रबंधन को लेकर सीएम योगी और प्रशासनिक अफसरों की तारीफ करी। पीएम मोदी कोरोना योद्धाओं से बातचीत करने के दौरान भावुक भी हो गए। उन्होंने कोरोना के कारण जान गंवाने वालों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। चिकित्सकों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम के आंसू तक छलक आए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का योगदान सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे अपने कई लोगों को हमसे छीन लिया है। मैं उन तमाम लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूं। तो अब बात होगी सीएम योगी के एक्शन अवतार की। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2G दवाई के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले प्रदेश के वैज्ञानिकों के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए डीआरडीओ इंडिया की ओर से विकसित 2DG दवाई के निर्माण में अभिनव भूमिका निभाने वाले प्रदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट जी और डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन और बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दौर नहीं थम रहा है। सीएम योगी लगातार जिलों में ग्राउंड जीरो का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए थे। सीएम योगी ने सबसे पहले कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी कलेक्टर परिसर पहुंचे, जहां पर कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे तमाम कार्यों की समीक्षा की। ये बैठक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य बिठाने को लेकर हुई है, क्योंकि पहले कई भाजपा विधायकों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए थे। इस बैठक में भाजपा उपाध्यक्ष रेखा वर्मा समेत जिले के दोनों सांसद और विधायक भी मौजूद रहे हैं। वहीं अब बात होगी कोरोना के कातिल मददगार की। जी, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार तो धीमी हुई, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी संबंध में सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में कोविड के तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया जाए। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कागजी काम चल रहा है। शाम तक आधिकारिक रूप से ब्लैक फंगस अधिसूचित बीमारी घोषित हो जाएगी, यानी कि लिस्टेड हो जाएगी महामारी में। यूपी में ब्लैक फंगस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यहां करीबन 150 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ और मेरठ ब्लैक फंगस से प्रभावित है। लखनऊ में बीते 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 6 मरीजों की मौत भी हुई है। तो ब्लैक फंगस को लेकर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के मामले सूबे में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार के निर्देश पर सीएम योगी ने महामारी घोषित कर दिया है और स्वास्थ्य मंत्री भी इस पे साफ तौर पर कह रहे हैं कि शाम तक इस महामारी को अधिसूचित कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। यूपी में करीबन 150 मामले सामने आ चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ और मेरठ में अभी तक सबसे ज्यादा मामले हैं। 6 लोगों की जान लखनऊ में अभी तक जा चुकी है ब्लैक फंगस की वजह से ही। सीएम योगी ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश दे दिए हैं। यूपी में करीबन 150 मामले सामने अभी तक आ चुके हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? महामारी में अधिसूचित करने की बात हो रही है, शाम तक अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। पूजा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जिससे काम कर रही है, जिस तरीके से कोरोना की चैन तोड़ने में कामयाबी मिली है, इसी तरीके से ब्लैक जो वायरस है उसको तोड़ने के लगातार क्या है, प्रदेश सरकार की बात करें या फिर प्रदेश सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, दोनों सरकार लगातार आपस में सामंजस्य बना के काम कर रही हैं।
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूजा देखा गया है, करीब 129 ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में वर्तमान हालात में हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 13 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो जा चुकी है। लगातार जिस तरीके से सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और आज जिस तरीके से अधिसूचित बीमारी को लेकर आज बैठक जिस तरीके से केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में शाम तक इसका शासनादेश पारित कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है और साथ ही साथ उसकी जो दवाएं हैं, खासकर बात करेंगे एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन जो आता है, पूजा इस्तेमाल होता है ब्लैक फंगस में, उसको लेकर प्रदेश में कालाबाजारी शुरू हो चुकी थी। केंद्र सरकार ने जितनी भी निर्माता कंपनी है इंजेक्शन की, उसको अपने अधीन लेकर के उसको अपने अंडर में काम कराने की बात कही है। अब जो राज्य सरकारें हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा वो इंजेक्शन वितरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 360 इंजेक्शन मिले हैं। करीब 129 से ज्यादा मरीज जो हैं संभावित हैं जिनका इलाज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना की चैन तोड़ी गई है, उसी प्रकार से ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार, केंद्र सरकार लगातार काम कर रहा है। ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र आपने किया है, स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं एक बार तमाम दर्शकों को सुना देते हैं। ये पूरे देश में केंद्रीय गाइडलाइन के मानक के अनुसार ब्लैक फंगस के केसेस काफी बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ी है। और इसको लेके इसको जो हमारा एपिडेमिक एक्ट होता है उसके अंदर इसको एक गंभीर बीमारी के रूप में इसको घोषित किया जाता है, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि कांग्रेस पूरे देश में जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। इसी क्रम में लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत तमाम नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो पर माल्यार्पण किया। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रदेश में सभी विधायक आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर अपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए एक एक एम्बुलेंस दान में देंगे। हर जिले में डॉक्टरों की मदद से गांवों में दवाओं का वितरण भी किया जाएगा। आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ सभी अपने विधायकगण एक एक एम्बुलेंस अपने अपने क्षेत्रों में स्वर्गीय राजीव जी के पुण्यतिथि पर देने का काम, गरीबों को भोजन कराने का काम, मास्क बांटने का काम और दवाई की जो छोटी बड़ी किट है उसको भी चिकित्सीय सलाह के आधार पर हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ जो है कांग्रेस पार्टी का। तो वहीं पंजाब के मोगा में गुरुवार देर रात भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, जिसमें मेरठ गंगानगर के निवासी फाइटर पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए हैं। शहादत की जानकारी मिलते ही गंगा सागर में रहने वाले उनके परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें, अभिनव चौधरी वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर थे। शहीद अभिनव ने 1 साल पहले ही शादी की थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 रुपए दहेज लेकर मिसाल कायम की थी। विमान क्रैश हो गया, जिसके चलते अभिनव चौधरी शहीद हो गए हैं। मात्र 1 साल पहले, सिर्फ 1 साल पहले ही अभिनव का विवाह हुआ था और अभिनव ने अपने विवाह के दौरान सिर्फ 1 रुपए दहेज के तौर पर लेकर एक मिसाल कायम की थी। तो पंजाब में वायुसेना का MiG-21 क्रैश हुआ है, जिसके बाद मेरठ में सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है क्योंकि मेरठ में गंगानगर ने अपने सपूत को खो दिया है और ये क्षति न सिर्फ मेरठ के लिए अपूर्णीय क्षति है, बल्कि संपूर्ण देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अटल बिहारी फाउंडेशन की शुरुआत करी है। इस फाउंडेशन के माध्यम से लॉकडाउन की बंदी में असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ के गांधी भवन में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान कानून मंत्री ने बताया कि अटल भोजनालय की तरफ से कोरोना पीड़ितों को, गरीब मजदूरों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। लखनऊ में कोविड के दौरान बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो भोजन इनको समय से नहीं मिल पा रहा है,
या भोजन करने में समस्या हो रही है। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन ने तय किया कि लखनऊ के ऐसे जो निसहाय लोग हैं, जो कोविड पीड़ित हैं, उनको भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। आज उसके लिए विधिवत भोजनालय का यहाँ पर प्रारंभ किया गया है पूजन भजन करने के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि लखनऊ के लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, यहाँ पर निःशुल्क भोजन पा सकेंगे और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। तो ये जब तक ये लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रहेगी, हाँ, जब तक आवश्यकता होगी तब तक ये भोजनालय लगातार चलता रहेगा और किसी को कोई दिक्कत न हो, इसका बराबर हम ध्यान रखेंगे। मथुरा के राजकीय बाल शिशु सदन में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक मासूम बच्चे काल की गाल में समाते जा रहे हैं। शिशु सदन में पिछले 5 दिनों में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 15 मई को राजकीय बाल शिशु सदन में 22 दिन की रानी नाम की बच्ची की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। ठीक इसके 2 दिन बाद 20 दिन की काजल नाम की बच्ची की मौत हुई है। फिर उसके बाद अब अंश नाम के बच्चे की मौत हुई। बच्चों की मौत के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। क्या राजकीय बाल शिशु सदन में इन मासूमों को पोषाहार नहीं मिल रहा है या फिर इलाज में लापरवाही बरती जा रही है? इस संबंध में जब शासकीय बाल शिशु सदन के अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बच्चों की मौत का ठीकरा डॉक्टरों पर फोड़ दिया है। हमारे यहाँ से कोई कमी नहीं। हमारे यहाँ से बच्चे जब माँ 4 दिन बाकी रह रहे हैं और उसके बाद में एक्सपायर हो गए, तो ये तो सब डॉक्टरों को देख रेख में हो रहा है। यहाँ कौन है डॉक्टर जो बच्चों की देख रेख करते हैं? हाँ, डॉक्टर अमन। डॉक्टर अमन है। डॉक्टर अमन बच्चों का इलाज करते हैं। जी। तो क्या कुछ लग रहा है कि इलाज में लापरवाही बरती जा रही है या बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं? अब ये तो डॉक्टर ही जवाब देंगे। तो वहीं जब केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार हो तो ऐसे में हर किसी को सत्ता पक्ष में मलाई काटने की कोशिश उसकी रहती है। लेकिन यूपी के संत कबीर नगर जिले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के साथ ही 40 भाजपाइयों के सामूहिक इस्तीफे के बाद से पार्टी में खलबली मची हुई है। दरअसल जिले में हैंसर ब्लॉक के बूथ अध्यक्ष के भाई के साथ किसी का विवाद हुआ था। आरोप है कि धनघटा थाना क्षेत्र के प्रभारी ने बूथ अध्यक्ष सुधीर वर्मा और उनके भाई को थाने पर ले गए और उनके साथ बदसलूकी करी। इस पूरे मामले में अध्यक्ष पीएन सिंह थाने में एक पत्र के माध्यम से इसकी शिकायत करते नजर आए। साथ ही कहा कि अगर धनघटा एसओ पर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी लोग इस्तीफा दे देंगे। जिसके बाद तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर मंडल अध्यक्ष के साथ 40 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की लूट के मामले में अब ये मामले आम हो चले हैं। छोटे छोटे मामलों में व्यापारियों को प्रताड़ित करने की खबरें सामने आती हैं। ऐसा ही एक मसला सामने आया आगरा से, जिसे लेकर राजधानी लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल चांदी कारोबारी प्रदीप अग्रवाल 30 अप्रैल को अपनी गाड़ी से बिहार के कटिहार से वापस लौट रहे थे। उनकी गाड़ी में एक थैले में चांदी के जेवरात की बिक्री के 43 लाख रुपए रखे हुए थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर वाणिज्य कर विभाग की टीम ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और तलाशी ली, जिसमें 43 लाख रुपए देखकर अधिकारियों की नीयत डोल गई और सारे पैसे रख लिए। जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर थाना लोहा मंडी में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी सिपाही संजीव कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया। जांच में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तो वहीं एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए खोजबीन लगातार कर रही है। एक प्रकरण आया कि हमारे अधिकारी, जिनका नाम पेपर में आ भी गया है, एसी 7 अजय कुमार, सीटीओ 6 शैलेंद्र कुमार और एक सिपाही आरक्षी संजय कुमार ने मिल करके टोल प्लाजा पे जांच की है उस तारीख को। सेल्स टैक्स के जांच में लगभग 43 लाख रुपए गबन का मामला किसी एक व्यक्ति से लेने का मामला सामने आया था। उसी पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिस मुकदमे में 4 व्यक्ति अभियुक्त जो है वो नामजद है। एक व्यक्ति जो कि पुलिसकर्मी है, उसकी अरेस्टिंग न करके उसको जेल भेजा गया है। जो सेल्स टैक्स के अधिकारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, सीटीओ और एक ड्राइवर भी उसमें शामिल है, वो भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम प्रयासरत है और सभी माध्यमों से, चाहे वो फिर सर्विलांस हो इत्यादि से उन तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, 2 दिन पहले मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने का क्या फायदा जब प्रशासन उस अलर्ट से जागे ही ना। तो ठीक ऐसा ही हाल सूबे के महकमे का, जिनके गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिणाम ये कि आज हजारों टन गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। ये पूरी रिपोर्ट देखिए।
ढक्कन मिला, फिर जो है हम लोगों को जो है बारिश से जो है बड़ी काफ़ी दिक्कत हुई। यहाँ ना कोई तिरपाल वगैरह की व्यवस्था है और सारा गेहूँ भीग गया हम लोगों का है। अब ये बिकने में भी मतलब जो है दिक्कत जाएगी इसमें। उत्तर प्रदेश के देवरिया में क्रय केंद्र के बाहर रखा 70 क्विंटल गेहूं एक बारिश में भीग गया। पंजीकरण कराने के 1 महीने बाद भी क्रय केंद्रों पर किसानों की गेहूं की फसल की खरीद नहीं हो सकी, जिसके बाद अफसरों की लापरवाही से बारिश में किसानों का गेहूं भीग गया और अब मेहनत की ये उपज माटी होने की कगार पर है। बारिश का प्रकोप आप देख ही रहे हैं कि मतलब चारों तरफ गेहूं सब भीग चुका है। न यहाँ कोई तिरपाल की व्यवस्था है, न कुछ। हमारा भी गेहूं भीगा है और जो खरीद चुके हैं वो भी गेहूं बहुत भीगा है। तस्वीरें सिर्फ देवरिया की ही नहीं, यूपी के कासगंज में भी क्रय केंद्रों के बाहर रखा सैकड़ों कुंटल गेहूं भीग गया। यूपी के नोएडा, प्रयागराज, हापुड़, भदोही समेत कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले प्रदेश में अलर्ट जारी किया था, तो प्रशासन ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? जब तूफान अन्य राज्यों में तबाही मचा रहा था तो प्रशासन क्यों नहीं जागा? सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि सीएम के संज्ञान के बाद जिस मुआवजे का ऐलान हुआ वो जल्द से जल्द क्या किसानों तक पहुंच जाएगा? इन जैसे तमाम सवालों का जवाब आखिरकार कौन देगा? क्योंकि जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते किसानों की मेहनत पानी पानी हो गई है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो किसानों की जो फसल है वो पानी पानी हो चुकी है और प्रशासनिक अधिकारी तमाम अमला सोता रहा। अब जब किसान गेहूं बेचने के लिए खड़े होंगे तो कहेंगे तुम्हारी फसल भीगी है, खरीदेंगे नहीं। जिम्मेदार कौन? सवाल बहुत सारे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार